कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। ये टॉपिक है क्लास 12th का ऑर्गेनिक पार्ट का पहला चैप्टर है। क्योंकि क्लास 12th की जो केमिस्ट्री होती है उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में। पहला फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स ये हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को, और उसमें मानो तो ये पार्ट 2 एनसीईआरटी के पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। आज हम इसको पूरा 1 शॉट में क्लियर करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लेकिन अगर आपको हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स पे अपनी पूरी पकड़ बनानी है कि ये पेपर से कोई भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर लें और ये मुझे समझ में आए क्वेश्चन थोड़े, मतलब ये पूरे चैप्टर की अगर फील लेना है तो प्लीज़ इस लेक्चर को एंड तक देखें। आपको जो भी इसमें जितने टॉपिक हैं सबको आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते क्या है। सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ते हैं हम उसे ही देखते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत क्लास 10th और 11th में केमिस्ट्री पढ़ा होगा, 10th का एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे एल्केन वर्ड तो ज़रूर सुने होंगे आप। तो देखिए यहाँ से एल्केन एंड हेलो ये 2 वर्ड से मिला है। यहाँ हम इसको तोड़ सकते हैं कि ये हेलो जन प्लस एल्केन, ये 2 चीजों से मिला है। अब एरीन्स पहले हम हेलो एल्केन से देखते हैं, फिर हम हेलो एरीन से देखेंगे। अब देखिए हेलोजेंस का पता है कि हेलोजेंस में कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तत्व हमारे आते हैं हेलो एरीन्स में। 17वें पीरियोडिक टेबल में 17वां जो वर्ग होता है जिसे फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं उसे हम हेलोजन परिवार भी बोलते हैं, नाम से हेलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। अब एल्केन का मतलब देखिए हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें हाइड्रोकार्बन, ये क्लास 11th का चैप्टर है हाइड्रो कार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, और यही मेन बेस होते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन और कार्बन जब भी कंपाउंड होके जो भी यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी आ सकता है। तो इसी को हम 2 भागों में बांट देते हैं, संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो जो संतृप्त में आता है एल्केन आता है और ये सिंगल बंध द्वारा जुड़े होंगे, और असंतृप्त में आता है एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए जो भी अगर आप क्लास 11th नहीं पढ़े हैं जीओसी, तो जो भी टॉपिक आएगा हम धीरे धीरे यहाँ से समझाते चलेंगे, ताकि आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक की फील ले सकें, आपको ऐसा ना लगे कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स को 2 भागों में बांटा था, संतृप्त एंड असंतृप्त। तो उसमें संतृप्त में एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। इसी से हम यौगिक बनाते हैं कार्बन कंपाउंड। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। C का मतलब कार्बन। अब हम N का नंबर जो भी रखेंगे इसमें पूरा गुणा करके जोड़ते जाएंगे, तब हमें मिल जाएगा एल्केन। तो हमें हेलो एल्केन तो समझ में आ गया कि हेलो प्लस एल्केन मिलके हेलो एल्केन बनाते हैं। अब हाँ ये तो समझ में आ गया। अब हेलो एरीन्स क्या है? हेलो एरीन्स में हेलो समझ में आ रहा है कि हेलो का मतलब हेलोजेंस फैमिली हो गए। अब ये एरीन क्या होता है? एरीन, देखिए एरीन का सिंपल सा मतलब होता है चक्रीय यौगिक। यानी हम हेलो एल्केन्स में उन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जो मतलब इस खुली चेन वाले हों, जो चक्रीय ना हो।
और हेलो एरिन्स में जिसकी हम बात करेंगे जिसमें हैलोजेंस जुड़े हों लेकिन वो किसी चक्रीय यौगिक के साथ जुड़े हैं तो उन्हें हम हेलो एरिन्स कहते हैं। अभी हम वर्गीकरण देखिए, आगे एग्जाम्पल आता जाएगा वहाँ हम देखते जाएंगे। तो ये था बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। हैलोजेंस, एल्केन्स और एरिन का मतलब होता है चक्रीय यौगिक, और यहाँ से हैलोजेंस का मतलब यही है, हैलोजेंस फैमिली। तो ये था हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, अब हमें हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स पता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। देखिए साइंटिस्ट जो थे मतलब उन्होंने पूरा एक और मतलब ऑर्गेनिक वे बना दिया, पूरा सिस्टमेटिक वे बना दिया। बस हमें क्या करना है, रीड करना है, हमें बस रीड करना है। और हम ऐसे देते वो रहते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं ये करते हैं, मतलब इतना सारा कुछ बना के चले गए पढ़ने के लिए। अब अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो हमारे पास सारे कंपाउंड ऐसे इधर उधर का पड़े होते, फिर हमें खोज खोज कैसे पढ़ना होता। तो हमें मतलब शुक्रिया करना चाहिए जो भी साइंटिस्ट हैं। तो देखिए साइंटिस्टों ने जितने भी कार्बनिक यौगिक पाए जा रहे थे सबको वर्गीकृत कर दिया। अब उन्हें ही हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले वर्गीकरण ये किस बेस पे किए, तो पहला है हैलोजन परमाणु की संख्या और संरचना के आधार पे, और दूसरा संकरण के आधार पे। जो जो टॉपिक नहीं आएगा हम समझते जाएंगे। अभी संकरण नाम सुन के डरिएगा मत कि आखिर ये संकरण क्या होता है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए सबसे पहले हम ये तो क्लियर कर लें, जो पहला पार्ट है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे और संरचना के आधार पे, यानी जो हैलोजेंस मतलब हेलो और एल्केन्स, इसमें से दो पार्ट से मिले हैं। तो अभी हमने देखा कि हैलोजेंस की संख्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब देखिए इसमें इन सभी को हम एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। जहां कहीं भी आपको एक्स दिखेगा वहां पे हम इन तत्वों में से किसी को भी रख सकते हैं। एक्स का मतलब यही होता है। हैलोजेंस को एक अलग से सिंबल दे दिया जाता है एक्स, यानी हम यहाँ से एक्स रखेंगे। अब देखिए बार बार हम सबको फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन रख के नहीं देख सकते, इसीलिए हम एक्स रख लेते हैं। इसका मतलब पूरे हैलोजेंस हो गए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, यहीं से हैलोजन बांट दिया। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स संरचना के आधार पे। हेलो एल्केन्स क्या होंगे, ओपन श्रृंखला वाले होंगे, और हेलो एरिन्स बंद श्रृंखला वाले होंगे। तो यहाँ से देखिए ये सभी ओपन श्रृंखला वाले हैं। और संख्या हैलोजन परमाणु, तो ये जो पहला हमारा कंपाउंड है यहाँ पे देखिए एक्स कितना है, एक है, यानी एक्स की जगह हम या तो फ्लोरीन रख लें, या तो क्लोरीन रख लें, या तो ब्रोमीन रख लें, लेकिन किसी को एक में रखेंगे। अब एक्स का मतलब ये थोड़ी ना कि हम सभी को जोड़ दें, हम किसी एक परमाणु को लाके ही जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक दिख रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन्स। अब ये केमिस्ट्री में गिनती होती है, एक को हम मोनो बोलते हैं, दो को हम डाई बोलते हैं, तीन को हम ट्राई बोलते हैं, चार को हम बोलते हैं टेट्रा। यहाँ से अगर काउंटिंग गिनती देखिए, जब C1 होगा तो हम बोलेंगे मोनो, और अभी C1 नहीं देखते, एक, दो को हम बोलेंगे डाई, तीन को बोलेंगे हम ट्राई। कभी बाय द वे 4 आ गया तो हम बोलते हैं टेट्रा, 5 आ गया तो पेंटा। ये वर्ड होते हैं। और केमिस्ट्री में एथ में प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्टेनॉन डेक, ये वाली गिनती होती है। तो यहाँ से ये जब भी आपको कहीं एक कंपाउंड दिखे तो कोई एक तत्व दिखे तो आप बोलेंगे मोनो, और उसी के जैसा दो सेम दो मिल गए तो आप डाई बोलेंगे। ये नहीं कि यहाँ से समान परमाणु के लिए हम लगाते हैं मोनो, डाई, ट्राई। यहाँ पे एक्स एक था तो हमने मोनो हेलो एल्केन्स लिख लिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे भी एक एक्स है, यहाँ पे भी एक एक्स है। कितने एक्स हो गए, 2, और ये दोनों मान लीजिए यहाँ पे हम फ्लोरीन रख लें तो ये क्या हो जाएगा, डाई फ्लोरो एल्केन्स, या तो क्लोरीन रख लें तो डाई क्लोरो एल्केन्स, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हैलोजेंस रख लें तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाई हेलो एल्केन्स, 2 यहाँ से थे तो हमने 2 लगा दिया। अब हम देखते हैं हेलो एरिन्स। एरिन्स का मतलब अभी हमने देखा है कि चक्रीय होता है, यानी यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, चक्रीय होगा। देखिए यहाँ पे किस फॉर्म में दिख रहा है, चक्रीय। अब इस चक्रीय से कितने यौगिक जुड़े हैं, एक जुड़ा है तो हम बोलेंगे कि मोनो हेलो एरिन्स।
और 2 जुड़ा है तो डाई हेलो एरेन्स। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस हम देखेंगे कितने हैलोजेंस की संख्या है। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। और अगर ओपन चैन है तो एल्केन लगा लेंगे, बंद चैन है तो एरेन लगा लेंगे। तो आई होप कि ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं संकरण के आधार पे कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या कि संकरण क्या होता है। इसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। वर्ड आप लोग बायोलॉजी में भी सुने होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि 2 गुणों का मैच करना। यहाँ पे भी हम जैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो आर्बिटल में भरते हैं, एस आर्बिटल पी आर्बिटल। तो एस पी के जो आर्बिटल मिक्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है यहाँ पे संकरण। तो देखिए कार्बनिक में बहुत ही आसान होता है। जैसे हम ये कोई कंपाउंड ले लिए, कार्बन हो गया हमारा, ये H से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है, इधर H से जुड़ा है। तो इसमें जो सिंगल बंध बनाता है इसे हम बोलते हैं सिग्मा बंध। कहीं भी अगर सिंगल बंध बनेगा तो हम उसे बोलेंगे सिग्मा। और ऑर्गेनिक में जो भी जिस कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बस उस कंपाउंड को उठाइए और देखिए वो कितने सिग्मा बंध से जुड़ा है तो उसको काउंट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हम कार्बन को ले रहे हैं तो ये 1 2 3 4 से जुड़ा है। अब इसके पास 4 है ना, तो हम यहाँ से देखिए sp3 हो जाएगा कंपाउंड, क्योंकि यहाँ से एक s का हो जाएगा। अगर 4 संख्या आती है तो आपको याद रखना होगा कि sp3 होगा, अगर 3 आती है तो sp2 होगा, अगर 2 आती है तो sp होता है। आर्बिटल हम बनाते हैं ना, s के तो एक ही आर्बिटल होते हैं, p के 3 आर्बिटल होते हैं, और इसीलिए देखिए s के हमने एक एक बनाया है। और p के जहाँ तीनों के 3 आएंगे तो वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जहाँ पे 2 आएंगे तो वहाँ पे sp2 होगा, और जहाँ पे 2 यहाँ से सिग्मा बंध आएंगे तो वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ से याद रखिए, अगर आपको कहीं सिग्मा डबल बंध जुड़ा हुआ दिख रहा है तो इसमें से एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर कहीं आपको ट्रिपल बंध दिख रहा है तो वहां से एक सिग्मा और ये दोनों क्या होंगे, पाई होंगे। ऐसे ही संकरण हम निकालते हैं। तो अब देखिए अब समझ में आ गया, बस आपको किस बंध की काउंट करनी है, आपको पाई कभी भी नहीं काउंट करना है, काउंट क्या करना है, केवल सिग्मा बंध। तो यहाँ पे देखते हैं sp3 और sp2 का। अब हमने समझ लिया कि sp3 यानी जहाँ पे 4 सिग्मा बंध देखेंगे तो वहाँ पे sp3 होगा, और जहाँ पे 2 सिग्मा बंध आया तो वहाँ पे sp होगा, और जहाँ पे 3 आया तो वहाँ पे sp3 होगा। ये समझ में आ गया। अब हम इसको 2 भागों में बांट लिए संकरण के आधार पे, एक sp3 युक्त आबंध युक्त और दूसरा sp2, यानी यहाँ से इसको x बांध लीजिए, बंद। अब इस कंपाउंड को एग्जांपल में देखिए, हमें किसको काउंट करना है, ये हैलोजन्स परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन sp3 होना चाहिए। तो हम इसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ये कार्बन जो होगा sp3 होगा। अगर इसको हम ओपन कर दें जैसे इस संरचना को, तो देखिए इधर एक सिग्मा बंध, एक इधर सिग्मा बंध, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बंध से जुड़ता है तो 2 सिग्मा बंध और आ गए, तो यहाँ से ये क्या हो गया, sp3 हो गया। तो इसे हम बोलेंगे कि ये यहाँ पे sp3 से जुड़ा है, ये भी हो गया। और यहाँ पे देखिए हम डिग्री के अनुसार भी देखते हैं, ये एक यहाँ से हैलोजन्स एक कार्बन से जुड़ा है तो हम बोलेंगे कि ये 1 डिग्री हैलोजन्स है। यहाँ पे भी मिटा देते हैं। ये जो हमारा कंपाउंड है, हमने देखा कि हैलोजन्स जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो अगले एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री हैलोजन। अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड ले लें जैसे कि CH3 और यहाँ पे हम X को जोड़ दें, तो यहाँ पे देखिए ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री हैलोजन। आ रहा है ना, देखिए हमें इसे ही लेना है क्योंकि हम हेलो एल्कीन्स पढ़ रहे हैं, इसमें जो मेन पार्ट है वो हमारा हैलोजन्स ही है। तो यहाँ से ये हैलोजन्स जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है, ऊपर एक कार्बन से जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हम बोलेंगे 2 डिग्री हैलोजन्स है। अगर यहाँ से मान लीजिए हम 3 डिग्री का देखें, अब यहाँ पे हम मिटा के देखते हैं, जैसे CH3 हो गया, CH हो गया, अभी CH ही मान, ऊपर एक CH3 जुड़ा है, नीचे भी एक CH3 जुड़ा है, और ये हमारा X जुड़ा है।
अब ये X इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन डायरेक्टली आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी हम ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो आ गया 1 डिग्री। अगर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो आगे 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री बोलेंगे, और वो डायरेक्टली 2 से जुड़ा है तो हम 2 डिग्री बोलेंगे, और वो डायरेक्टली 3 से जुड़ा है तो उसे हम 3 डिग्री बोलेंगे। अब देखते हैं कि आखिर ये वर्ड एलिलिक हैलाइड, और यहाँ से पहले हम देखते हैं कि आखिर एलिलिक हैलाइड क्या होता है। एलिलिक का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई भी हैलाइड है CH3 CH2X, हमने ये मान लिया। अब ये X इस CH2 से जुड़ा है तो ये जो हमारा CH है ना, ये sp3 आबंध युक्त होना, संकरण युक्त होना चाहिए। यहाँ एक H हो गया, एक यहाँ H हो गया। आपको पूरा का पूरा सिंगल बंध ही दिख रहा है, यानी ये जो कार्बन है वो क्या है, sp3 है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, एलिलिक हैलाइड है। ये ओपन चैन है तो इसे हम एलिलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर यहाँ से देखिए, ये समझ में आ गया एलिलिक। अगर यहाँ से हम देखिए दूसरा वर्ड, ये हम इधर मिटाते हैं, बेंजिलिक। आखिर बेंजिलिक क्या होता है, तो बेंजिलिक नाम आ रहा है बेंजीन से, और आप लोगों ने बेंजीन से 10th या कभी तो सुना होगा, C6H6 को हम बेंजीन बोलते हैं। ये जो संरचना होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक बेंजीन है। अब इस बेंजीन से CH3X इस प्रकार का हमें कोई कंपाउंड दिख जाता है तो हम बोलेंगे कि ये बेंजाइलिक कंपाउंड है, यानी ये जो X जुड़ा है ये हमारा क्या है, sp3 है। ये कंपाउंड अगर हम बनाए तो 3 ऐसे अधिक हो जा रहे हैं, यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये भी हमारा 4 सिग्मा बंध से जुड़ा है तो यहाँ पे sp3 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार का हम बोलेंगे ये बेंजिलिक हो गया। अब देखिए ये सभी sp3 युक्त थे, अब हमने sp3 को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर sp2 युक्त क्या होते हैं। तो यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। अब हम मिटाते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड लिखा है, वाइनिलिक और एरिलिक। वाइनिलिक हम देखते हैं। अब वाइनिलिक किसे बोलेंगे, एक कंपाउंड लेते हैं हम CH3, यहाँ पे CH2 CH, और यहाँ पे हमारा X जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस अगर H को हम हटा दें तो इसे हम ऊपर भी जोड़ सकते हैं सिग्मा बंध द्वारा। अब ये जो हैलोजन से जुड़ा है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये हमारा sp2 होगा। अब कैसे होगा, हमने अभी यहाँ पे देखा है कि ये तो सिग्मा हो गया, 1 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लेकिन जब डबल बॉन्ड आता है तो उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो आपको कितने सिग्मा मिले, 3, यानी एक S का और 2 P के कक्षक मिलके इस कार्बन को पूरा कर रहे हैं। तो ये कार्बन हमारा sp2 युक्त है और ऐसी संरचना दिखेगी मिलने को तो आपको आप उसे क्या बोलेंगे, वाइनिलिक बोलेंगे। पहचान करने के लिए आता है, बस एक बार समझ लेंगे आप पहचान कर लेंगे। तो आई होप वाइनिलिक आ गया, इसमें sp2 से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं एरिल। एरिल का मतलब भी होता है चक्रीय। ये हमारा खुली था, अब हम इसे चक्रीय वाले से देख लेंगे। जैसे वाइनिलिक हो गया, अगर यहाँ से हम मिटाएं तो हम एक बेंजीन संरचना बना लेते हैं, और इस बेंजीन से डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ा है तो ये हमेशा sp2 से जुड़ा होगा। बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं, चाहे हम कोई भी ले लें, sp2 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 sp2, और ये भी हमारा क्या है, sp2 है, यानी डायरेक्टली सीधे जुड़ा है बेंजीन से तो उसको हम बोलेंगे ये एरिल हैलाइड है, और सीधे जुड़ा है मतलब कि वो sp2 का संकरण वाले कार्बन से जुड़ा है तो हम उसे बोलेंगे एरिलिक, और ये हो गया वाइनिलिक। तो ये था हमारा वर्गीकरण। आई होप आप लोग को वर्गीकरण समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि आखिर हमने बांट तो लिया, अब ये कंपाउंड बने कैसे हैं, तो इन्हें अलग अलग हम विधि से इन्हें बना के देखते हैं। तो आइए हम अब पढ़ते हैं बनाने की विधि। अब हम देखते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन, मतलब एरिन्स के बनाने की विधि। हमने वर्गीकरण देख लिया, अब हम देखते हैं बनता कैसे। सबसे पहले हम हाइड्रोहेलोजनन कहलाएंगे करवाएंगे, और हाइड्रोहेलोजनन करवाने से हमें क्या मिलेगा, हेलोजन्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से ले एल्कीन से,
और एल्कीन अभी हमने देखा था कि इसमें क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन ऐसा यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं उपस्थित हो। तो यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम ये लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया हम करवा दें HCl से। अभी एक एक रिएक्शन हम करके देखते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं कि आखिर क्या क्या कंपाउंड बनता है। इसमें देखिए, ये सबसे पहले इसका मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और बनेंगे क्या, कार्ब कटायन। हमें पता है कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। अब इस प्लस माइनस को जुड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए जगह, तभी तो ये जाके जुड़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो बंध होता है, ये एक बंध यहाँ से टूटता है और टूट के अगर हम यहाँ से पहले देखें कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो ये बनाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव जनरेट हो जाते हैं यहाँ से। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ना देखें तो इसका पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है इसने माइनस और प्लस बन गया, यानी जो ये बंद ब्रेक हुआ है तो ये एक ले लिया है और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे करके बन गया। अब प्लस वाले को माइनस के पास जाना होगा और माइनस वाले को प्लस के साथ जाना होगा। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम यहाँ से रिएक्शन देखें तो जो हमारा बनेगा CH3 CH2 और यहाँ बन जाएगा Cl। देखिए यहाँ पे अगर इसमें सिमेट्रिकल एक ऐसा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो कोई भी यहाँ से हमने H को इधर भेज दिया और Cl को यहाँ भेज दिया तो ये हमारा क्या बन गया, एक हेलो एल्केन्स बन गया। अगर आपको यही ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार का कंपाउंड मिलता है, तब हम क्या करेंगे। और आखिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो यहाँ से अगर हम जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अम्ल से H+Cl, ये हो गया हमारा यहाँ से कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये Cl माइनस है और ये हमारा पॉजिटिव है। यहाँ से ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल्स लगता है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल्स अगर हम यूज करें तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ये देखो जा रहा था ना। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये कंपाउंड देख लिए, अब हम इस कंपाउंड को लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया CH3 CH CH2 एंड HCl, ये हो गया हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस आपको रिएक्शन किसी को किसी के पास भेज देना था, क्योंकि यहाँ पे दोनों अगर हम इधर से करें तो 1 लेंगे, इधर से भी करें तो 1 ही होगा। यहाँ पे कोई वो हो नहीं रहा है। हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। हम यहाँ से लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या कम अधिक पे लेते हैं। तो अब देखिए जब यहाँ पे इसका अटैक होगा तो क्या होगा, ये बंध टूटेगा, दोनों को इलेक्ट्रॉन एक को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हमारा H यहाँ पे क्या है, कम है, और यहाँ पे H अधिक है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का रूल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसके अनुसार क्या होता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और क्लोरीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब इस कंपाउंड में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे अधिक है, अब यही बॉन्ड ब्रेक होगा। वैसे अगर हम मान सकते थे यहाँ पे भी है, लेकिन हम यहाँ से इसी बंध को ब्रेक करेंगे तभी जाके हमें यहाँ से कार्बोकैटायन मिलेगा, कार्बोधनायन मिलेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है। तो अगर इसका हम कंपाउंड बनाएं तो CH3CH, इसके जगह आ गया हेलोजन्स, और ये CH2 था तो यहाँ पे आ जाएगा H। इस प्रकार से बनता है कंपाउंड हेलोजनन, हाइड्रोहेलोजनन, ऐसे हम करवाते हैं। हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन से भी जुड़ रहा है ना यहाँ से, और हेलोजन से जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोहेलोजनन। और यहाँ पे हमें रिएक्शन किससे करवानी होती है, HCl से करवानी होती है।
तो ये था हमारा हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर इस प्रकार का है तो आपको कोई रूल्स नहीं लगाना है। अगर यहाँ से मतलब आ जाता है कि ये सेम ना हो, यहाँ से CH3 CH CH2, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की संख्या सेम नहीं है, तो हम इसी बंध को तोड़ सकते हैं। इस बंध को तोड़ेंगे तो इस बंध को हम लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, यहाँ पे कम है, तो हम हाइड्रोजन को यहाँ भेज देंगे और क्लोरीन को यहाँ भेज देंगे। तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया हाइड्रोहेलोजिनेशन। इस प्रकार से हमने ये क्या बना लिया, हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन्स ही तो बनाते आ रहे हैं, ये एक प्रकार का हेलो एल्केन्स बन गया। तो एक विधि ये थी बनाने की। अब देखिए दूसरी विधि है क्लोरीनेशन। हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, हम एल्केन ले लेंगे और उसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवा लेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। H म्यू लिखा रहेगा तो आपको उसका मतलब क्या है, प्रकाश मानना है। अब यहाँ से Cl2 है और यहाँ से क्या है, CH4 है। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, तो इसकी पूरी मैकेनिज्म को हम समझते हैं। यहाँ पे कार्ब कटायन बनता है, जो बीच की मैकेनिज्म होती है, कार्ब कटायन बनते जाएगा। देखिए कार्ब कटायन जो होता है, या तो आप कार्ब धनायन हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा कार्ब धनायन। अब कार्बन हमारा कितने बंध बनाता है, 4, तो अगर वो 3 बंध बनाया हुआ है, एक बंध खाली है, तो ऐसा होगा। अगर उस ये हमारा भी देखिए इसी प्रकार का होगा, उस पे मतलब 3 बंध उसके पूरे होंगे, एक प्लस होगा, तो उसे हम बोलेंगे ये क्या है, कार्ब धनायन। और कार्ब धनायन हमेशा 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर हमारा 1 डिग्री में। अभी हमने देखा था ना कि जिससे हैलोजन से जुड़ा होगा वो कार्बन, अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे 3 बोलेंगे, अगर 2 से जुड़ा है तो उसे 2 बोलेंगे, 3 से जुड़ा है तो 1 से बना है तो उसे हम 1 बोलेंगे। तो इसमें स्टेबिलिटी का, कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी ये होती है, लिख लीजिए 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हम ये पूरा अगर करवाते हैं, सबसे पहले हमने CH4 लिया, Cl2 लिया, प्रकाश की उपस्थिति, रिएक्शन करवाए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ पे CH3 Cl बना, और हर जगह आपको HCl यहाँ से निकलता चला जाएगा। यहाँ से प्रकाश की उपस्थिति थी H म्यू, यहाँ से देखिए 2 Cl थे तो एक Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के माइनस HCl निकल गया। अब फिर हम इस कार्ब को धनायन को लेते हैं और इसकी अभिक्रिया फिर हम क्लोरीन से करवा देते हैं, तो फिर एक बार वही होगा, यहाँ से माइनस HCl निकलेगा और यहाँ पे CH2 Cl2 हो गया। यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से। अब फिर इसकी हम करवा देंगे रिएक्शन यहाँ से Cl2 के साथ, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और भी कम हो जाएगा और यहाँ पे बना लेगा CCl3 और माइनस HCl यहाँ पे फिर निकल जाएगा। अगर हम फिर इसकी अगेन रिएक्शन करवाएं तो हमें पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकल के CCl4 मिल जाएगा और यहाँ से माइनस हाइड्रोजन निकल जाएगी और इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये था हमारा मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स और ये हो गया टेट्रा। तो इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारा क्लोरोफॉर्म का होता है। अगर आपको किसी को बेहोश करना होता है तो जिस कंपाउंड क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है ना, किसी रुमाल पे लगा के नाक पे मतलब सुंघा दिया जाता है, स्मेल करा दिया, फिर वो बेहोश, आपको जहाँ ले जाना है उसे ले जाइए। अक्सर जो किडनैपर्स होते हैं यही सारा यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। तो इसका उपयोग भी हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, इसका उपयोग भी हम पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बनाने की विधि। तो ये होता है क्लोरीनेशन। अब देखिए ऐसे हर एक, जैसे हैलोजनेशन तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं, केवल क्लोरीनेशन लिखा है। केवल क्लोरीन की कंडीशन में ऐसा होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नहीं कर सकते। ब्रोमीन कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन और कोई भी हैलोजन तत्व इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो आपको केवल क्लोरीनेशन ही करवाना होता है। तो ये हो गया हमारा हैलोजन्स बनाने की दूसरी विधि, एल्कोहॉलों से। अब एल्कोहल क्या होता है, आगे इसका भी चैप्टर है, लेकिन अभी आप देख लीजिए। OH ग्रुप जब भी किसी कार्बन कंपाउंड से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, एल्कोहल है। जैसे यहीं पे हम लिख रहे हैं C2H5OH, एल्केन्स था, उसमें से एक हाइड्रोजन हमने हटाया और उसकी जगह हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ला के जोड़ दिया, तो वो कहलाता है हमारा एल्कोहल।
अब एल्कोहल की क्रिया अगर हम PCl3 से करवाते हैं तो हमें मिलता है हेलो एल्कीन्स। अब देखिए हेलो एल्कीन्स, C2H5 यहाँ पे एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। अब आपके पास क्या क्या बचा है, यहाँ से एक क्लोरीन बचा है, फास्फोरस बचा है और यहाँ से OH भी बचा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, प्लस H3, हमारा H3PO3, ये एक प्रकार का हमारा क्या है, एसिड है। तो ये हो गया हमारा पहला हेलो मतलब एल्केन से जो एल्कोहल होता है उसे हम कई तरह से करवा सकते हैं। तो पहला हम फास्फोरस मतलब PCl3 से करवाए तो हमें ये मिल गया हेलो एल्केन्स। ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन। मेन यही है क्योंकि हमें हेलो एल्केन से प्राप्त करना है। अब हम दूसरी विधि ले लेते हैं। अगर हम C2H5OH की रिएक्शन PCl5 से करवा दें, PCl5 से करवा दें तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अगेन यहाँ से हम क्या बना लेंगे, C2H5Cl। ये मिल गया हमें। मेन कंपाउंड तो यही होता है, हेलो एल्केन। अब यहाँ से और क्या बनेगा, और अगर यहाँ पे बनाए हम तो हमारे पास क्लोरीन की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ से हम बना लेंगे POCl3 और एक बन जाएगा हमारा HCl। देखिए यहाँ से हमने ये कार्बन लिया, मतलब ये अल्कोहल था, तो अल्कोहल से हमने यहाँ पे ये माइनस होता है, इस पूरे माइनस को हमने हटा दिया और इसमें इस माइनस को हटा दिया और यहाँ से हमने क्लोरीन को लाके जोड़ दिया। लेकिन कितने क्लोरीन का यूज किया, एक। अभी भी हमारे पास 4 क्लोरीन बचा हुआ है और फास्फोरस को हमने POCl3 बना लिया यहाँ से, और एक हाइड्रोजन और एक H क्लोरीन मिलकर हमारा यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो जब भी आपको PCl5 से रिएक्शन करवाना है तो हेलो एल्केन्स POCl3 एंड क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। अब हम देखते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ये होगी हमारी पहली विधि, ये दूसरी विधि। अल्कोहल से हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, अब ये ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं ZnCl2 से, और मतलब उपस्थिति में इसके ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं। हम लेंगे C2H5OH प्लस HCl और यहाँ पे एनहाइड्रेट ZnCl2 लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ये प्लस ये माइनस, हमें हेलो एल्किन चाहिए तो ये जाके हमारा क्या बने लगा, C2H5Cl। अब बचा क्या से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O का। ये बन गया हमारी ल्यूकास अभिकर्मक। बहुत ही इजी रिएक्शन है। आप लोग बस ऐसा सोचते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी, बस देखिए रिएक्शन आपको बोर्ड में कुछ ना कुछ दिया रहेगा हिंट कि इसकी रिएक्शन इससे करवाइए, इसकी रिएक्शन इससे करवाइए। जब ये पता चल जाता है बस आपको प्लस माइनस से तो खेलना है। और ये इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल में तो पढ़े होंगे कि कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। अधातुएं निगेटिव होती हैं, धातुएं पॉजिटिव होती हैं। तो ऐसे क्लोरीन हमेशा निगेटिव होता है और ये हमारे यहाँ आके जुड़ जाएगा, OH इस H के पास चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे जनरेट हुआ माइनस और यहाँ पे प्लस। ये हमारा इसके साथ जुड़ा, ये हमारा यहाँ पे आके जुड़ गया, तो ये हमारा मिल गया हेलो एल्केन। तो ये हो गया हमारी कितनी विधि, 3 प्रकार से हमने बना लिया। अभी एक और डार्जन्स अभिक्रिया होती है। डार्जन्स में बस नाम याद रखना कि जब भी क्रिया COCl2 से करवाया जाए तो वहां पे मिलती है डार्ज, उस अभिक्रिया को हम डार्जन्स बोलते हैं। और जहाँ पे ZnCl2 या HCl आ जाए, ZnCl3 या HCl आ जाए तो यहाँ से हम इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। अब हम देखते हैं इधर डार्जन अभिक्रिया। ये भी अल्कोहल के अंतर्गत आती है। इसे हम 3 पढ़ लिए, हम 4था नंबर दे सकते हैं। यहाँ भी हम अल्कोहल का यूज करेंगे और हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, थायोनील क्लोराइड से, CuCl2 से।
अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यही मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग अलग इन साइंटिस्टों ने प्रयोग किया था ना, ल्यूकास ने किया ZnCl2 के साथ लेके, तो उसे ल्यूकास अभिकर्मक बोला गया, उसकी उस तरह से जनरेशन हो गई। अब डार्जन्स आए तो इन्होंने SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो यहाँ से जो बना तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्या, डार्जन अभिक्रिया करवाई। अगेन यहाँ से हमारा Cl का आक्रमण होगा, तो ये सबसे पहले बना लेगा C2H5Cl। ये तो आपको हर जगह निकाल देना है, हेलो एल्केन्स ये तो पता है, कोई भी हेलो एल्केन्स यहाँ से निकाल दीजिए। बचा है आपके पास OH, SO और एक क्लोरीन। तो यहाँ से देखिए ये जो होगा हमारा S, यहाँ से O लेगा और यहाँ से लेगा O और बन जाएगा SO2, और ये गैस है निकल जाएगी। अब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बना लेगा HCl, बन गया रिएक्शन। ब्रेक करके देख सकते हैं ना, जैसे हमारा SOCl इसमें जुड़ा रहता है, ये कुछ इस प्रकार Cl ये होता है। अब ये एक Cl हमारा किसके साथ चला गया, यहाँ से, और ये जो O यहाँ का O है ये पूरे हमारे SO2 के साथ जुट गया है, और ये जो H था इस क्लोरीन को ले लिया है, और लेके सभी ने अपना कंपाउंड पूरा कर लिया। तो ये हमें हेलो एल्केन्स, मेन तो हमें इसी की जरूरत थी। और ये एक बहुत, देखिए यहाँ पे गैस बन के, ये हमें यहाँ से कुछ और भी क्रिया नहीं करवानी पड़ती, गैस निकल जाती है, HCl को निकाल लेते तो हमें आसानी से हेलो एल्केन्स मिल जाता है। अब हो गई इतनी रिएक्शन, अब कुछ नेमिंग रिएक्शन है उसको हम देखते हैं। हमने अल्कोहल से 4 प्रकार की रिएक्शन देखे कि हम 4 तरीके से अल्कोहल से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमारे पास बचे हुंस-डीकर रिएक्शन एंड फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया, 2 प्रकार के और बचे हैं बनाने की विधि, तो आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया, ये जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मान लीजिए इसे इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ याद कर रहे थे तो बनाने की विधि में तो यूज कर ही सकते हैं। यहाँ से आता है ना कि कुछ नेमिंग रिएक्शन दे देगा 2-2 नंबर का कि इस नेमिंग रिएक्शन को लिखिए, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। Ag यहाँ पे तो और प्लस Cl2। अब इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। R का मतलब समझ लीजिए, R का मतलब होता है CH3। कहीं भी R आपको लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, CH3। मेथिल ग्रुप बोलते हैं, एथिल ग्रुप बोलते हैं इसे, तो ये मेथिल है, तो हम यहाँ से इसको दिखाते हैं R से। कहीं भी आपको R लिखे तो उसका मतलब क्या होता है, CH3 होता है। तो जब भी अर्जेंटम के साथ रिएक्शन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब यहाँ से बनेगा RCl, ये एक Cl गैस के साथ जुड़ गया, और बनेगा AgCl और CO2 गैस। यहाँ पे जो हमारा अर्जेंटम हम लिए थे, एक यहाँ से क्लोरीन लेगा और अर्जेंटम क्लोराइड बना लिया, और एक क्लोरीन को यहाँ से हमने R के साथ भेज दिया, ये हेलो एल्केन्स बना लिया, और ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, CO2 का फॉर्मेशन हो गया। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। बस ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होता है, और यहाँ से अगर आप इसको पूरे को हटाएंगे तो यहाँ से पॉजिटिव ही जनरेट होगा। तो अब देखिए यहाँ से 2 प्रकार के निगेटिव है, तो एक निगेटिव का आक्रमण यहाँ हो जाएगा, और ये Ag है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक ये क्लोरीन लेगा और ये CO2 गैस के फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब देखिए लास्ट है फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, RH। अब हम हैलोजन से ही हैलोजन्स बनाएंगे, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं कि वो क्या, एलिमिनेशन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हमने यहाँ से ले लिया फिनकेलस्टाइन में RH, और प्लस हम ले सकते हैं या तो हम ले लें KNaI। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए ये जो I होगा यहाँ से आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RI प्लस यहाँ से कोई भी एक होगा, तो ये जो अगर हम ये मिल जाएगा इसके I, और यहाँ से आ जाएगा हमारा X। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। कोई भी हम एक यूज कर सकते हैं, NX बन जाएगा, हम पोटेशियम यूज करें तो पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ से ये इसके साथ चला गया और ये इसका हैलोजन इसके साथ आ गया, तो इस प्रकार की हम बोलते हैं फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया।
अब एक और रिएक्शन है स्वार्ट्स। स्वार्ट्स से देखिए बनते ना, अभिक्रिया। अब देखिए इसमें हम लेते हैं RCl AgF से। आप यहाँ पे Hg हाइड्रागेरम मतलब मरकरी ले सकते हैं और चांदी ले सकते हैं। मरकरी की फ्लोराइड और चांदी की फ्लोराइड जब भी यूज करेंगे तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब यहाँ से देखिए ये जो Cl है यहाँ इसके साथ चला जाएगा और ये फ्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि मरकरी और जो हमारा अर्जेंटम होता है वो क्लोरीन के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। चांदी जैसे क्लोरीन मिलती है उसके साथ मिलकर क्लोराइड बना लेता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये इससे क्लोरीन लिया और क्लोराइड बना लिया, सेम यहाँ से भी करेगा। और यहाँ पे आपको क्लोरीनेशन मतलब कोई क्लोरो एल्केन से लेना है, तो यहाँ से ये RF बन जाएगा और प्लस यहाँ से बन जाएगा AgCl। अब R का मतलब आप यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से आप ले सकते हैं CH3, यहाँ पे मान लेंगे CH3। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। इतने विधि से हम हैलो एल्केन्स को बना लेते हैं। अब हमने हैलो एल्केन्स पूरा बना लिया, अब हम हैलो एरिन्स के बनाने की कुछ विधि देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। हैलो एरिन को बनाने की विधि। इसमें देखिए हम एक देख लेते हैं, चक्रीय है उसी प्रकार के यौगिक बनते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे CH हर जगह रहते हैं, तो यहाँ का H हम ऊपर ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं इससे। और यहाँ पे हम यूज करेंगे लेविस एसिड। और AlCl3 और यहाँ से हम HCl भी ले सकते हैं, या तो यहाँ से आप यूज कर लीजिए FeCl3। अब इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो हमें बस यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा X। इस हाइड्रोजन को हटाएगा और X से जाके जुड़ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं कि ये किसकी बनाने की विधि हो गई, हैलो एरिन्स की बनाने की विधि हो गई। देखिए हैलो एरिन्स का उतना देता नहीं है, हमें एक भी याद है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। इसी प्रकार कई प्रकार के रिएक्शन है। तो ये हो गया हमारा हैलो एरिन्स के बनाने की विधि। अब देखिए हम देखते हैं भौतिक गुण हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स के, फिर उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक गुण। अब हम देखेंगे भौतिक गुण। क्लास थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ आप लोग धैर्य रखिएगा और पूरा देखिएगा। और कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। देखिए आप लोग हमारे छोटे भाई बहन हो सकते हैं, तो अगर मतलब आपका क्वेश्चन कुछ होगा और आप जो क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे मतलब सॉल्व करने बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि छोटे भाई बहनों की हेल्प करके जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही होती है। तो पूरे जो भी कंट्रीज हैं हमारे सभी छोटे और भाई बहन हैं, तो देखिए हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स जो भी केमिस्ट्री का पूरा हम वन शॉट करते चलेंगे, क्योंकि देखिए अब बोर्ड्स के लिए समय बहुत कम है और बोर्ड्स के लिए समय कम है तो आपको पूरे टॉपिक तैयार करने हैं। अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिकल्स देने जाना होगा, तो इधर ही पूरी तैयारी कर लेते हैं। फिर उधर देखिए जैसे जैसे मतलब एग्जाम आता जाता है हाइपर एक जनरेशन हो जा मतलब हाइपर हम होते जाते हैं, कुछ क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो एक बार पूरा वन शॉट आप कर लेते हैं पूरे चैप्टर का, तो आपके पास माइंड में पूरा एक माइंड मैप बन जाएगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। और लास्ट में फिर एक बार और रिविजन कर लेंगे तो आप पूरा अपने एग्जाम में जाके अच्छे से लिख सकते हैं।
तो धैर्य बनाए रखिए। अब आप बड़े हो गए हैं तो 1 घंटे मतलब वो जो आधे घंटे 20 मिनट ये क्लासेस नहीं, अब आपको लंबी क्लासेस लेने की आदत डालनी होगी। जैसे ही आप आगे जाते, अभी ग्रेजुएशन अगर करना हो, फिर आपको कोई तैयारी करना हो, तो फिर ये थोड़े थोड़े टाइम में पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि अगर तैयारी करना तो आपको घंटों देने पड़ेंगे अपनी स्टडी के लिए, तब जाके आप एक मतलब सफल हो पाएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करे रहेंगे तो सफलता का राह आसान हो जाएगी। अगर अभी सोचेंगे कि अभी मतलब हम बहुत छोटे हैं, ये इतना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर ये आप सोच को थोड़ा ख़त्म कीजिए और अपनी मेहनत को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना तो नंबर्स देखिए मायने भी रखता है, नहीं भी रखता है, और सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका हार्ड वर्क। अगर आप एक हार्ड वर्किंग हैं तो आपको ज़रूर किसी न किसी क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। आपके पास मतलब क्या फिर वहाँ पे डिग्री भी मोहताज नहीं होती अगर आप मेहनत करने के लिए हैं तो। इसीलिए मेहनत करते रहिए, आपका जो भी गोल्स हो उसके प्रति कीजिए अपना मेहनत। और आप बोर्ड्स में अपना समय दे रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग फीस दे रहे हैं, तो कुछ तो आपको कभी ऐसा लगता होगा कि मतलब अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर कभी ना कभी ऐसा फील होता कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, इतना सारा मतलब सब कुछ अपना यहाँ जाना वहाँ जाना, आप शारीरिक रूप से इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ स्कूल जाना फिर कोचिंग जाना, तो आप थोड़ा स्टडी भी कर लीजिए ना, ताकि उसका रिजल्ट मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन अपने अंदर लाते रहिए। अब हम देखते हैं कि भौतिक गुण हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के क्या होते हैं। सबसे पहले भौतिक गुण में हम क्या देखेंगे, विलेयता देखते हैं। देखिए जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये जल में अल्प विलेय होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं। ये हो गया हमारा पहला भौतिक गुण। अगर मान लीजिए जैसे हम NaCl, ये सारी चीजें जल में बहुत तेजी से घुल जाती हैं, लेकिन कार्बनिक कंपाउंड जैसे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हो गया, ये जल में अल्प विलेय होते हैं, ये कम घुलनशील होते हैं। अब दूसरा देखिए हम क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। अब देखिए क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, जैसे हम फ्लोरीन से ले लें, कार्बन हम ले लेते CH3 और ये हमारा जुड़ा है फ्लोरीन के साथ, दूसरा हम ले लें CH3, ये जुड़ा है क्लोरीन के साथ, तीसरा ले लें CH3, ये जुड़ा है ब्रोमीन के साथ, चौथा ले लें हम CH3, ये जुड़ा है आयोडीन के साथ। आपको पता है कि जो हमारा फ्लोरीन होता है इसके जो मतलब परमाणु आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, ये हमारा मेथिल है, तो ये दोनों सेम प्रकार से जुड़े हैं, तो मतलब ये सेम प्रकार के, जैसे ये हमारा एटम्स हो गया और ये एटम्स हो गया, तो देखिए यहाँ पे एक आयनिक कैरेक्टर भी आ जाता है और इनके बीच जो बंध बनता है वो बहुत छोटा और बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। यहाँ से ये बहुत ही मजबूत होता है। तो अगर क्रियाशील अगर मतलब करना मतलब इससे हमें अगर किसी का रिएक्शन करवानी तो इस बंध को तोड़ने के लिए तो हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ देखिए आयोडीन के जो परमाणु आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे आयोडीन इस प्रकार का होता है। और मान लीजिए ये हमारा हो गया मिथिल वाला ग्रुप कार्बन्स के हो गए, तो इनके बीच ये जो बंध की दूरी लंबी, यहाँ पे जो बॉन्ड की दूरी होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, जैसे लंबी होगी तो वीक हो जाएगी, यहाँ पे हम बंध को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यही था, यहाँ पे क्रियाशीलता का क्रम ऐसा होगा। अगर आपको कहीं भी CH3I दिखा है तो वो बहुत जल्दी से वहाँ से बंध को हम तोड़ेंगे और जहाँ पे हमें कोई भी यौगिक बनाना हो तो बना लेंगे, लेकिन अगर वहीं आपको CH3F दे दिया जाए तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इस बंध को तोड़ने के लिए, तब जाके आप किसी और को यहाँ पे लाके जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम। अब हम देखते हैं क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इसमें हम CH3F, CH3Cl, CH3Br,
CH3I, ये हमने ले लिया। अब इसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो इसमें देखिए मेल्टिंग पॉइंट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मास के, जो भी मतलब यहाँ से हम बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं ना, तो मास जितना अधिक होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही क्या होगी। मान लीजिए हमारा केवल मेथिल हो और उसके साथ ऐसे जुड़े हैं तो हम ये करेंगे। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए कंपाउंड, देखिए याद रख लीजिए यहाँ से कि जो हमारी बॉइलिंग BP लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मास के, और दूसरा हम ले लें तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है ब्रांच के, यानी शाखा के। अगर कोई शाखा युक्त है, जैसे हमने ले लिया CH3CH और यहाँ से ये CH3 यहाँ से एक हटा लिया और हमने जोड़ दिया हेलोजन्स यहाँ से। अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 CH2 और यहाँ CH2 और लास्ट में आपको क्या जोड़ दिया जाए X। अब इन दोनों में पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो आप बोलेंगे इसका अधिक है और इसका क्या है, कम है। जैसे ही शाखा बढ़ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटने लगेगी। अगर यहाँ से हम शाखा बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगी। अगर यहाँ से हम शाखा को कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारी बढ़ेगी। ये इनवर्स का थोड़ा इसमें कंपाउंड होता है और ऐसा आपको देता है, यहाँ पे ऐसी संरचना दे देगा और ऐसी संरचना दे देगा, पूछेगा किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो जिसमें शाखा अधिक होगी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसमें शाखा कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो ये था क्वथनांक। तो 3 यहाँ पे भौतिक गुण बहुत है। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम बोल सकते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हम इसे अगर हिंदी में बोले तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए नाभिक रागी का मतलब क्या होता है। नाभिक रागी का मतलब कि इसे नाभिक से क्या हो, नाभिक रागी है तो इसे नाभिक से मतलब लाओ, न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, इसे नाभिक से प्यार होगा। मतलब ये जहाँ भी नाभिक का मतलब क्या होता है, नाभिक क्या होता है पॉजिटिव, यानी ये जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगी तो उसको पॉजिटिव से मतलब हम स्नेह बोल सकते हैं, इसको नाभिक रागी स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं। यानी इसके जो इसका मतलब लव होगा ना वो पॉजिटिव के होगा, मतलब ये पॉजिटिव से प्यार करती है। ये जो भी अभिक्रिया है जहाँ भी पॉजिटिव देखेगी उसके साथ जाके अटैक होगा उसका जुड़ जाएगी। जैसे अगर हम मान लीजिए हेलो एल्केन्स के ही हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सब जगह आपको CH3 CH2 और हेलो एल्केन्स लेना होगा। X का मतलब हो गया ना हेलो एल्केन्स। अब यहाँ से कोई ना कोई आपको नाभिक रागी अभिक्रिया है तो कोई नाभिक रागी लेना होगा। जैसे NaOH ले लिए तो नाभिक को क्या पसंद है, नाभिक को निगेटिव पसंद है क्योंकि वो खुद तो पॉजिटिव है। इसका जो प्यार होगा वो किससे होगा, निगेटिव से होगा। हमेशा अपोजिट चीज़ों में तो डायरेक्शन होता ही है और मतलब अट्रैक्शन होता है। अब कोई भी अगर हम मतलब इसमें देख लें कोई जीव जंतु जो भी चीज़ें पाई हैं जिसमें अपोजिट कैरेक्टर होते हैं उनमें आकर्षण होता ही है। जैसे मेल फीमेल ये हो गया, इसमें तो समझ में आता है ना। वैसे ही यहाँ पे भी प्लस माइनस मैग्नेट से भी हम समझ सकते हैं, उसमें भी जैसे पॉजिटिव और निगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ और
नॉर्थ साउथ एक साथ जुड़ेंगे, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ जब भी चुमक कर आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल यहाँ से क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, निगेटिव निगेटिव को रिपल्सन करेगा, लेकिन पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो नाभिक रागी का मतलब कि इसे माइनस से प्यार होगा, जहां भी माइनस देखेगा उसको खींच लेगा अपनी तरफ और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, है कौन नाभिक रागी, यहाँ से OH और ये हमारा प्लस है। यहाँ से अगर हम पूरे के देखें तो इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस, यही हमारा क्या कहलाएगा, नाभिक रागी हो गया। अब इसका अटैक होगा यहाँ पे और ये जाएगा इसके साथ। तो सिंपली अभी हम मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर इस अभिक्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं, SN1 और SN2 अभिक्रिया। तो अभी हम उसको देखते हैं। सब पहले सिंपल यहाँ से अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, यहाँ से CH3 CH2OH और बन जाएगा यहाँ से NaX। अब इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, जितनी भी रिएक्शन अभी तक हमने बताया है, तो आपको आगे के चैप्टर में रिएक्शन याद ही नहीं करनी होगी। यहाँ से सारी रिएक्शन, अभी देखिए इस रिएक्शन को आगे हम यूज करेंगे अल्कोहल बनाने की विधि में, कर सकते हैं ना वहां से। तो एक रिएक्शन आपको बार बार इस पूरे सिलेबस में आपको आती जाएगी। अभी आप देखेंगे अरे इस रिएक्शन को तो हमने वहां पढ़ा था, लेकिन जब याद ही नहीं करेंगे तो आपको हर चैप्टर में लगेगा अरे ये भी याद करना है, अरे वो भी याद करना है। तो प्लीज कंसंट्रेट से पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए, एक एक रिएक्शन को आप अच्छे से देखिए, उनसे ऐसी मुलाकात कर लीजिए कि जब भी आप उसको देखें तो पहचान लें कि हाँ तुम तो वहाँ यूज हुई थी, यहाँ भी यूज हो रही हो। ऐसे अगर अभिक्रिया को याद करेंगे तो आपको याद करने की जो इतना सारा याद करना है वो इतना सारा याद करना होगा और आपको अच्छा भी लगेगा, अरे इसको हमने यहाँ पे याद कर लिया था, अब ये यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार याद किया, दो यूज कर लिए, तो इसमें होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह हम अभिक्रिया पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया को अच्छे से याद रखिएगा, ये अभिक्रिया बहुत बार आने वाली है। हमने यहाँ पे पढ़ा, इसके किसी प्रिपरेशन में याद कर सकते हैं, किसी और के वहाँ से मतलब अभिक्रिया में याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मतलब अभिक्रिया जितनी होगी उसे हम बोलेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन। यानी इस नाभिक रागी ने इस पे अटैक किया और ये इसके साथ जो कि बना लिया NaX और यहाँ से हमारा बन गया NH3OH। अब ये जो रिएक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। अब आइए हम देखते हैं आखिर SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी लिखने के लिए आता है। तो यहाँ से हम मिटाते हैं इसे। अब एक तरफ हम लिखते हैं SN1 रिएक्शन और एक तरफ हम लिखते हैं SN2 रिएक्शन। अब इस 1 और 2 का क्या मतलब है, ये जो रिएक्शन होती है यूनी मोलेक्यूलर होती है और ये जो होती है हमारी बाई मोलेक्यूलर। यहाँ से हम देखें तो ये एक अणुक और ये हमारी द्विअणुक। डिफरेंस आ गया, एक डिफरेंस हमारा यही हो गया। अब देखिए इसमें हम पहचान मतलब इसे करते कैसे हैं। ये रिएक्शन जो हमारा होती है SN1 रिएक्शन, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में होती है। इसमें सबसे पहले बनेगा कार्ब धनायन, फिर जो पहला पॉइंट हो गया, और दूसरे में होगा हमारा नाभिक रागी का आक्रमण। ये 2 स्टेप में पूरी होती है। और जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है ये हमारे सिंगल स्टेप में पूरी होती है, सिंगल स्टेप में। अब आपको ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि दी ये तो SN1 थी और SN2 आपने ये बताया तो सही था, अब ये 1 है तो इसे तो 1 स्टेप में पूरी होनी चाहिए थी, ये 2 है तो इसे 2 स्टेप में पूरी होनी चाहिए थी। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन ऐसा नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा, SN1 का मतलब बस यही तक सीमित है, यहाँ से खत्म। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर और 2 का मतलब बाईमोलिकुलर। अब यहाँ से ये होगी 2 स्टेप में और ये होगी 1 स्टेप में।
अब देखते हैं कि आखिर ये 2 स्टेप और 1 स्टेप में क्या होती है, कैसे होती है। सबसे पहले अगर हमें समझना है तो यहाँ पे बनाते हैं। हमने ले लिया ये C कंपाउंड। अब यहाँ पे जुड़ा है हमारा H और ये डॉट 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 हम ले लेते हैं कि R है और यहाँ से ये हमारा R डैश है और यहाँ हमारा कोई हैलोजन्स जुड़ा था। अब इसका हम कोई न्यूक्लिक नाभिक रागी हम यहाँ से ला रहे हैं। अब नाभिक रागी को तो निगेटिव पसंद है, इतना डिफरेंस है। अब यह रिएक्शन कैसे होगी? सबसे पहले यहाँ बनेगा कार्ब कटायन और याद रखिएगा कि कार्ब धनायन जो होता है इस वाले SN1 रिएक्शन में यहाँ पे ये 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, इसके मतलब क्रम ऐसा होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल ये 3 में होगा, फिर 2 में होगा, फिर 1 में होगा कार्ब धनायन। ये आपको यहाँ से याद रखना है, ये भी लिख सकते हैं अंतर में। और यहाँ पे जो होगा कार्ब धनायन वो 1 डिग्री 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री में, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे देखिए ये X और ये है C, इसका जैसे 3D पिरामिडल बाई मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने मेथेन का देखा था कि हमने एक मेथेन ले लिया, एक आपकी ओर है, एक अंदर की ओर है और एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। इस प्रकार का कंपाउंड इसकी संरचना होती है। तो ये जो सॉलिड्स है ये अंदर घुसा हुआ है, मतलब बैकवर्ड है, और ये जो डॉट डॉट लाइन स्टार दिखा है ये फ्रंट की ओर है। इस यौगिक की संरचना हो गई। अब ये 2 स्टेप की है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि स्टेप नंबर 1, यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 1 में क्या होगा। सबसे पहले ये जो C है और इधर हम लेते C, H जुड़ा है और यहाँ से हम R और ये हो गया हमारा R डैश। तो ये बनेगा कार्ब, मतलब ये सबसे पहले अलग होगा। अब मान लीजिए किसी X को मान लीजिए ये दोनों नायक नायिका है। अब मान लीजिए नायक या नायिका किसी को एक से वो उब गया है, अब उसे किसी दूसरे के साथ फ्रेंडशिप जो भी करना है, दूसरे के साथ रिलेशंस बनाना है, तो पहले से अलग होगा तभी तो वो दूसरे से बनाएगा। अब तो बहुत मतलब ऐसी होती है कि एक लोग मतलब बहुत लोगों के साथ रिलेशन में रहते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री हमारी बहुत सही है, पहले ये एक से अलग होगी तब जाके फिर वो दूसरे से बंध बनाएगी। तो ये जो हमारा था ना क्लोरीन से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा, आप कहेगा क्लोरीन मतलब इसका क्लोरीन का साथ इसे पसंद नहीं है, तो ये धीरे धीरे क्लोरीन से अलग हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिए कार्ब कटायन यही होता है, कार्ब धनायन का जनरेशन हो गया, यानी पहले स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ ये आपका नाभिक राखी यहाँ पे स्थित है। अब ये बहुत खुश है कि अब ये दूर हटा है तो ये मुझे बुला रहा है, तो अब ये जाना चाहेगा। ये 2 कंडीशन होती है। अब ये सोच रहा है कि हम इधर से चले जाएं और इधर ये सोच रहा है कि मतलब हम किधर से जाएं। इसके पास 2 रास्ते हैं, एक में एक्स का घर पड़ता है जो इससे अलग हुआ था, उधर से जाऊं कि पीछे से होके जाऊं। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे जुड़ेगा, कैसे आएगा अगर हमें इसको करना है। तो ये जो रिएक्शन हमारी 2 स्टेप है, तो यहाँ पे किसी से भी आए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा अलग हो गया है। अब ये दोनों अलग हैं तो एक दूसरे से मतलब तो है नहीं, तो ये इधर से आए या इधर से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहेगा चलो हम दोनों तरफ से चल सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ से ही जा सकता है कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों तरफ से जाएगा तो जो कंपाउंड मान लीजिए यहाँ से हम मिटाते हैं ये, तो यहाँ से बनाएगा ये CH और यहाँ से डैश 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 R और यहाँ से बना लिया हमारा R डैश, और यहाँ पे आके ये हमारा प्यारा न्यूक्लियोफिलिक जुड़ गया, यानी जो ये तीसरा इंसान था इसके साथ जुड़ गया इसमें। अब दूसरी रिटेंशन यहाँ पे होता है। अब ये मान लीजिए ये फ्रंट अटैक हुआ है, फ्रंट से आके जुड़ गया ना डायरेक्टली। अब इसमें जब बैकवर्ड होगा तो ये यहाँ पीछे से आके जुड़ेगा, यहाँ पे ये आके जुड़ेगा और यहाँ पे नहीं है NU ले रहे हैं, यहाँ पे H हो गया और ये डैश डैश R हो गया और यहाँ पे R डैश हो गया। तो इसमें दोनों कंडीशन बनती है, रिटेंशन होता है। एक बार ये आगे से आके जुड़ा है यहाँ पे और एक बार ये देखिए पीछे से आके जुड़ा है यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक।
यहाँ पे ये फ्रंटली इसी से आके जुड़ गया और एक बार ये पीछे से आके जुड़ा है। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये हो गई हमारी SN1 रिएक्शन और इसकी क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। तो इतना तो समझ में आ गया अब आपको SN1 रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि आखिर SN2 रिएक्शन में कैसे मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमने CH ये ले लिया, R और R डैश और H हमने ले लिया। अब इसमें पहले स्टेप में हमने पढ़ा कि कार्बोधनायन बनेगा, दूसरे में नाभिक रागी का अटैक होगा। अब इसे कार्बोधनायन के बनाने के लिए सबसे पहले इसके साथ जो है उससे दूर होना पड़ेगा। भाई तुम अलग हो, तुमसे हम उब गए हैं, अब हम किसी और के साथ अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो अब इसका भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। अब ये तो कह नहीं सकता है जबरदस्ती कि नहीं हम नहीं अलग होंगे। अब इसके पास स्वाभिमान है तो ये कहेगा हाँ मतलब तुम दूर रहे तो मैं भी उब गया हूँ, आसानी से ये अलग हो गए। अब ये अलग हो गए, अब इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम किससे मिलो नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये कहता है कि अब मैं इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं। तो अक्सर ना ये इधर से जाने का मतलब जो ये वाला नाभिक रागी ये इधर से ही जाता है, फ्रंट साइड अटैक होता है इसमें। और लेकिन बैक साइड भी कभी कभी हो सकता है। अब फ्रंट साइड देखिए, ये इसको जलाने के लिए एकदम सामने से जाएगा कि तुमसे दूर हुआ है, मुझसे मिलने जा रहा है। तो होता है ना जलाने समय तो जलने जलाने की पूरी सिचुएशन चली रहती है। लोग अपने दुख से कम दुखी लेकिन दूसरे के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ भी है। देखिए केमिस्ट्री ना जैसे हम रट्टा मार ये सारी चीज़ें करते हैं, आप इसको राइट से रिलेट करिए और पढ़िए। बहुत ही इंजॉइंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस चैनल पे मतलब जुड़ जाते हैं और पूरी अगर आपको 12th करना है ना तो 12th में बोर्ड तो आप दे ही सकते हैं। आपको साथ साथ में अगर पूरी अच्छे से पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। ये मेरी पूरी 100 की गारंटी। जो आपकी केमिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है वो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी। अब देखिए यहीं पे 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो गई। तो हमेशा इसमें जो अटैक होता है लगभग वो हम फ्रंट साइड मतलब सामने से होता है, सामने से होता है यहाँ पे अटैक। अब ये इसको जलाने के लिए अधिकतर सामने से ही जाता है। कभी मान लीजिए इसका मूड थोड़ा चेंज होता है, अरे मतलब अच्छा इंसान हो गया कि हमें दूसरे को दुखी नहीं करना चाहिए, तो ये पीछे से भी जा सकता है। तो आगे से ऐसी कंडीशन, पीछे से ऐसी कंडीशन। अब ये हो गई। अब हम देखते हैं SN2 रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म। अब ये तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होनी है, यानी ये इसमें भी बहुत एकदम क्रोध वाला है। यहाँ पे एक किसी की फीलिंग को किसी से फीलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दुखी हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ से मतलब नहीं। बस ये अलग होंगे और तुरंत दूसरे का अटैक होगा और एक ही में आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लेते हैं C और ये हो गया हमारा H और ये डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा R, यहाँ से हो गया हमारा R डैश। अब ये जुड़ा रहता है Cl से, यहाँ पे नाभिक रागी है और यहाँ से हमें कंपाउंड बनाना है। अब ये हमारा नाभिक रागी है। देखिए NU क्या हो सकता है, NU माइनस ये नाभिक रागी है तो जो भी आप OH ले सकते हैं, Cn माइनस ले सकते हैं, इतने नाभिक रागी आप ले सकते हैं। हैलोजन्स तो यहाँ जुड़े रहते हैं, हैलोजन्स को भी कोई ले सकते हैं। तो जो भी माइनस वाले आयंस होते हैं वो नाभिक रागी होते हैं और जो मतलब प्लस वाले आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो पॉजिटिव के पास आएगा। नाभिक रागी पॉजिटिव है तो उसका प्यार निगेटिव से होगा, पॉजिटिव का प्यार निगेटिव से, निगेटिव का प्यार पॉजिटिव से। यही 2 याद रखना है। अब इसमें ये अलग भी एक ही साथ होंगे, दूर हो रहा है और ये इसी समय आक्रमण भी करेगा। अब देखिए ये पीछे से करेगा कि आगे से करेगा। अब इसमें अभी इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगर ये आगे से आ रहा है तो अभी ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। अब इसमें 2 स्टेप तो है नहीं कि एक में अलग हो गया है तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसको अभी भी फर्क पड़ता है कि इससे ये अलग होना नहीं चाहता, इसमें ये कंडीशन है थोड़ी। तो जब ये सामने से आएगा ना तो इसको रोकेगा, मतलब बहुत अपनी पूरी कोशिश लगाएगा रोकने के लिए। अब भाई रुके या ना रुके वो तो डिपेंड करता है। तो इसमें सामने से नहीं, तो ये क्या करता है ना कि अभी इसमें अवरोध का काम करता है, कहता है ठीक है भाई तुम रोको, हम इधर से आएंगे ही नहीं, हम पीछे से आकर अटैक कर लेते हैं। तो जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है इसमें पीछे से अटैक होता है, पीछे से आक्रमण होता है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में है। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो सेम आएंगे तो इसमें रिपल्सन होगा ही। अब ये अपनी पूरी पावर लगाएगा कि हम इसे आने ना दे। तो अब ये कहेगा
ठीक है तुम अगर रोक रहे हो तो हम इधर से नहीं आएंगे। ये यहाँ पे इसकी खुशी के लिए चला जाता है, लेकिन है बहुत शातिर ये क्या करता है, अब इधर से न जाके इधर से घूम के आ जाता है। अब यहाँ पे जो संरचना हमारी बनेगी वो बनेगी NuCH, यहाँ से ये R और यहाँ से हमारा बन जाएगा ये R'। कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाती है। यहाँ से पीछे से अटैक होता है, न कि आगे से। तो अब आपको SN1 और SN2 रिएक्शन में आई होप कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब तो समझ में आ गई ना। बस इतना ही जवाब तरीके से देखिए, कुछ लगा ही नहीं कि हमें कुछ रटना है। SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN2 रिएक्शन बाईमोलिकुलर 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, थोड़ा पॉजिटिव। इसमें जो कार्बोकैटायन का क्रम है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। यहाँ पे ये हो गया। इसमें आक्रमण हमने देख ही लिया, इसमें ये दोनों अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि तीसरा कैसे आ रहा है, कौन है, क्या मतलब जुड़ रहा है, कोई मतलब इसमें रिलेशन से कोई फर्क नहीं है। तो ये सामने से आके जुड़ सकता है, उसी के सामने से आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एकदम मतलब आत्मसम्मान है, तुम जाओ जुड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वाले रिएक्शन में सामने से जुड़ता है, लेकिन ये सिंगल स्टेप में है, इससे फर्क पड़ता है कि जब ये सामने से आएगा तो इसे सामने से आने नहीं देगा, रोकेगा। तो ये भी बहुत शातिर है। यहाँ से तो ये पीछे चला जाएगा, अच्छा ठीक है हम नहीं आ रहे, लेकिन ये फिर इससे पीछे के दरवाजे से आके इससे जुड़ जाएगा। तो ये था हमारा SN2 रिएक्शन। अब कुछ और रिएक्शन इसमें है वो हम देख लेते हैं। अब धीरे धीरे हमारा रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ये समझ में आ रहा है ना। रिएक्शन को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आपकी नोट थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए, अब इतना बड़ा बड़ा हम लिख नहीं सकते, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हम लेंगे यहाँ से कोई भी हेलो एल्केन्स CH3 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे X, यहाँ से एल्कोहलिक के OH से याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एल्कोहलिक भूल लेना नहीं है KOH लिखने के लिए। अब यहाँ पे आप लिख लिए। अब ये है हमारा नेगेटिव, ये है हमारा पॉजिटिव। अब होगा क्या यहाँ से, कौन मतलब मान लीजिए ये इसको आएगा हटाएगा या क्या होगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसकी संरचना देख लीजिए। प्रतिस्थापन भी बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो अब बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, ये वर्ड आ गया दिमाग में। तो याद रखिए ये जो हमारा हैलोजन जिससे जुड़ता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और ये इससे जो जुड़ा होगा उसे हम बोलेंगे बीटा। तो इसका जो हाइड्रोजन है वो अल्फा होगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो हमारा बीटा होगा। तो यहाँ पे अल्फा नहीं हटेगा, हटेगा बीटा। एलिमिनेशन आपको बीटा निकालना है यहाँ से। तो अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। यहाँ से हम बना लिए H H H, अब ये इधर से जुड़ा है H H H और ये जुड़ा है अपना X नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है हेलो एल्केन्स में। अब हमने एल्कोहलिक के OH यूज किया हुआ है, पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी इसमें से हमें हाइड्रोजन को तो जल लेके जाएगा ही जाएगा, ये हाइड्रोजन वाला जाएगा। कभी भी आप इस हाइड्रोजन को नहीं भेजेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया का नाम ही एक दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन। और बीटा का मतलब कि ये बीटा हाइड्रोजन को निकालेगी। और बीटा हाइड्रोजन होता क्या है, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से डायरेक्टली जुटा होता है उसे हम अल्फा बोलते हैं, और वो कार्बन जिससे जुड़ता है उसे हम बीटा बोलते हैं। बीटा से जो कार्बन जुड़ता है उसे हम गामा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इसको लेके चला गया। अब हमारा बचा के, अब ये इसमें ढूंढेगा कि कहाँ पे मेरा, ये अपने प्यार को ढूंढेगा। तो ये कहेगा वो मिल गया एक्स से तो हैलोजन से तो इसका जो हमारी प्रथम वर्ग की धातु थे कुछ अलग ही प्यार होता है। जहाँ भी एक्स दिखा और उसमें से भी पोटेशियम में सोडियम हो गया तो ये तो एकदम रिएक्ट करते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ से C हमारा निकल चुका है, 2 बचा है। अब ये जब निकलेगा ना तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया CH2 और ये H इसके साथ बना तो प्लस जल बन गया, और X इसके साथ गया तो बन गया KX। तो ये थी हमारी एल्कीन। अब यहाँ से भी एक लर्निंग 2 प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो लोग बोर्ड में हैं उनके लिए तो एक ही है।
अभी आगे आ सकता है, लेकिन यहाँ से जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए दो प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। एक तो याद रख सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे होती है। दूसरा प्रॉफिट ये है यहाँ से कि हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यह देख रहे हैं आप कि हेलो एल्कीन से हम एल्कोहलिक OH से रिएक्शन करवा के एल्कीन बना सकते हैं। और जो क्लास 11th में चैप्टर है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अलग चैप्टर है, उसमें भी आपको एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, सबकी बनाने की विधि, फिजिकल, केमिकल सब गुण पढ़ना होता है। तो एक यहाँ से हो गया ना बनाने की विधि। तो ये थी हमारी, इसमें जो भी रिएक्शन है ना, कभी अभी आप अच्छे से देख लीजिए इसे, कोई भी रिएक्शन हो उसको ऐसे देखिए कि जब भी आपकी उससे मुलाकात हो ना तो उसको पहचान लें, उसे भूले ना। चेहरा याद रखना है, बोलूंगा नहीं, बदला नहीं, लेकिन तुमसे बहुत परेशान करती है ना ये रिएक्शन, तो ऐसे याद करिए, हम तुम्हें भूलेंगे नहीं, याद कर लेंगे। तो अब देखिए 2 रिएक्शन हो गई, ग्रिग अभिकर्मक। अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे एंडिंग पॉइंट पे। अब देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक हम किसे बोलते हैं, RMgX। अब हमें फॉर्मेशन करना है RMgX का, तो हम लेंगे यहाँ से, हम हेलो एल्केन्स के गुण पढ़े, तो सबसे पहले X का मतलब मान लीजिए हम ले लेते हैं RX ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं Mg से RMgX। अब अगर उदाहरण में देखना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं CH3XMg, तो आपको मिल जाएगा CH3MgX। ये हो गई हमारी मेटल से अभिक्रिया, ग्रिग्नार अभिकर्मक। दूसरी नेमिंग अभिक्रिया है ओड्स अभिक्रिया। इसमें हम हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम से। अब क्या बनेगा लेंगे, तो ये क्या बनाता है, सोडियम है। अब सोडियम को पता ना, अभी हमने देखा कि हैलोजन से एक अलग ही प्यार है, जहाँ भी हैलोजन को देखता है सबसे पहले वो कहेगा इधर ना देखेगा ना उधर, सबसे पहले ये हैलोजन से जाके जुड़ेगा, बाकी जो है भाड़ में, जिसको जो बनाना है वो बनाए। अब उसकी हम नहीं जानते कि वो किससे जुड़ के बनाएगा, हमें तो हैलोजन से मतलब है, हैलोजन लेके अलग हो लेते हैं। तो ये देखा, इसको बना लिया यहाँ से NaX, 2 है यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ से कर सकते हैं। अब हमारे पास यही 2 बचे हैं, तो ये क्या करते हैं, आपस में ही जुड़ लेते हैं। ये क्या करेंगे, आपस में ही जुड़ के बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा एल्केन का फॉर्मेशन, देख रहे हैं ना आप। अब इसका पहला अभी हमने पढ़ा एल्कीन के निर्माण में, अब यहाँ से इस अभिक्रिया को आप एल्केन के निर्माण में पढ़ सकते हैं, वुड्स अभिक्रिया। यहाँ पे वुड्स अभिक्रिया नाम दिया गया है। एल्केन में भी जब हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रिया, इससे देख लेते हम, यही एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। अब देखिए हेलोएरिन्स हमने बनाया था, वो कुछ ऐसे याद होगा आपको, अगर शक्ल याद रखे होंगे आप लोग, तो ऐसे ही थी हेलोएरिन्स। इसको आप ये भी बना सकते हैं ऐसे। अब ये बंद हम पढ़ते हैं ना यहाँ से अनुनाद संरचना, तो ये थोड़ा इसमें सर्कल बनाने की वो होती है, सही है। इसमें अनुनाद वाली वो सही, बस हम इसमें सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक। अनुनाद और GOC में थोड़ा विस्तार से अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो टॉपिक थोड़ा खिंच जाएगा। बस आपको यहाँ से बहुत सिंपल रिएक्शन है, वही बस देखनी है। सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन OH से करवा दीजिए। अब इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा ध्यान से, ये OH से करवा रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में फिनॉल बनाने की विधि में इसको पढ़ लेंगे। अब ये OH है, नाभिक रागी है, तो यहाँ से जाके ये जुड़ जाएगा और ये हमारा बना लेगा OH, और ये हो गया फिनॉल। अब हम केवल OH ले लीजिए, तो यहाँ से फिर बन जाएगा KCl। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप H2O लेते हैं, तो यहाँ से फिर बन जाएगा हमारा HCl। तो ये सारी रिएक्शन कोई भी आप ले सकते हैं। आपको OH चाहिए, फिनॉल बन गया। तो पहली रिएक्शन यही हो गई कि क्लोरीन की अभिक्रिया जब भी हम KOH या जल से करवाते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। जल वाला छोड़ दीजिए, भी याद रखिए, क्षार से भी हमने अभिक्रिया करवाया। क्षार से अभिक्रिया करवाने पे हमें फिनॉल प्लस लवण मिलता है। ये हो गई रिएक्शन पहली। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं।
इसे नाम दे दीजिए क्षार से अभिक्रिया। क्षार से पहला पॉइंट। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। वर्ड, एक बात याद रखिए, ये जो हमारे हैलो एरिन्स होते हैं ना, ये हमेशा उच्च दाब व ताप पर ही अभिक्रिया देंगे। आप कभी भी नॉर्मल पे नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम भूल गए, यहाँ पे हम ले सकते हैं इतना केल्विन टेम्परेचर आपको लेना होगा। अगर मान लीजिए इतना टेम्परेचर नहीं लेना होता ना, और इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, क्योंकि देखिए एक तो ये होता है हमारा बेंजीन रिंग्स है, तो ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब अगर हम हटा दे तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है, ताकि इससे क्लोरीन दूर हटे और ये हमारे जाके इस पर अटैक करे और जुड़ सके। तो हैलो एरिन्स में याद रखिएगा, कभी भी समान ताप और दाब पे नहीं होती। इन अभिक्रिया को होने के लिए उच्च दाब और ताप चाहिए। अगर इससे मान लीजिए आपके पास एनर्जी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि इतना टेम्परेचर हम नहीं दे सकते, काश कुछ ऐसा ढूंढ लेते जिसके कारण हम कुछ टेम्परेचर कम कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ऊपर Cl है ना, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए NO2। अब यहाँ से अगर आप इसकी KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको यहाँ से कुछ 43 केल्विन ऐसे टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब 200 लगभग टेम्परेचर यहाँ से कम हो जाएगा, और ये फिर क्या बनेगा, OH और NO2। तो फिनॉल बनाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर तो देना पड़ेगा, यहाँ से ये इस प्रकार का यौगिक बन जाएगा। फिनॉल के नाइट्रो ग्रुप है ना यहाँ से, तो IPSC में से लिख सकते हैं। नामकरण तो आपको आता है ना, देखिए हैलोजेंस में है जो भी नाम होता है, जैसे इसका नाम तो फिक्स होता है फिनॉल्स, और इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन्स। ऊपर क्लोरो जुड़ा है, इसको हम बेंजीन्स बोलते हैं, तो ये क्लोरोबेंजीन्स, तो ऐसा नाम करण किया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन। ये रिएक्शन पूरी ऐसे होती है, ये बात आपको भूलनी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें की रिएक्शन और भी आसान होती है। क्षार से भी अभी हमने क्रिया करवा लिया। अब हैलोजिनेशन, हैलोजनन करवाते हैं हमें कि आखिर हम हैलोजनन करवाएंगे तो क्या होगा यहाँ से। अब देखिए हम हैलोजेंस तो ले रहे हैं, यहाँ से हम सबसे पहले हैलोजेंस ले लेंगे, Cl यहाँ से हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, यहाँ पे होगा Cl2 जो भी नंबर हो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, लास्ट रिएक्शन है। इसमें दो प्रकार से हम कराएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्लोरीन, इसी क्रिया हम CH3Cl से करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा ClCH3 और इधर से ये बनेगा ClCH3। इसमें से ये हो गया हमारा मीन, ये हो गया हमारा मैक्स, ये हो गया आर्थो, ये हो गया पैरा। तो ये होता है फिर इसका पर हम एसाइलेशन करवाते हैं। दो प्रकार की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, CH3COCl। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ से बनेगा ClCH3COCH3, माइनस वाला हट रहा है ना, और दूसरा हम यहाँ से देखें तो ये भी ऊपर क्लोरीन जुड़ेगा और नीचे हमारा COCH3, ये हो गया मैक्स, ये हो गया मीन, और ये हो गया हमारा आर्थो, ये हो गया हमारा पैरा। तो ये था पूरा हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का पूरे एक लेक्चर में, वन शॉट में हमने कंप्लीट कर लिया। आपने लगभग 2 घंटे लगेंगे, पूरा वीडियोस देखेंगे तो आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा।
यहाँ से कुछ भी मतलब हमें नहीं लग रहा कि छूटा है यहाँ से। अब मतलब आपने थोड़ा बहुत बेसिक जैसे नाम तो लिखने आता है ना आपको, कि जैसे अगर ये दे दिया जाए CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे लिख दिया जाए क्लोरीन। अगर इसका IPSC नाम दे दे तो लिख सकते हैं ना आप। यहाँ से कार्बन की संख्या देखेंगे 2 है क्लोरीन, और जब भी हैलोजन्स होते हैं तो उसको हम आगे लिखते हैं। तो ये क्लोरो और 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि सभी सिंगल बंधन द्वारा जुड़े हैं तो क्लोरोब्यूटेन फ्लोरोब्यूटेन ये सभी इसी प्रकार से होंगे। एल्केन ये 2 ही है ना एल्केन, तो एल्केन का फार्मूला था CnH2n+2, उसमें से हमने एक H को हटाया और वहाँ पे H जोड़ दी, Cl जोड़ दिया, तो ये हैलोजन्स हो गया। और ये हमारा यहाँ पे कितना रहेगा 2, तो इसका नाम हो गया हमारा हेलो ब्यूटेन। ऐसे हेलो पेंटेन, हेलो हेक्सेन, ऐसे वर्ड ही आते हैं। बेंजीन्स में अगर ये जुड़ा रहता है तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार का नाम होता है। और ये देखिए ये CH3 जब भी जुड़ता है ना तो इसे टालवीन बोलते हैं, टालवीन बोलते हैं जब भी बेंजीन लिंक से जुड़ा जाए। तो इसे आप क्लोरोटालवीन भी बोल सकते हैं, इसे भी आप क्लोरोटालवीन बोल सकते हैं। जैसे फिनॉल को बोल सकते थे नाइट्रोफिनॉल, जो भी जुड़ा है, जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन की संख्या लिखिए नाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा 1 2 3 4 5, नहीं ऊपर से कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 क्लोरोटालवीन, और ये हमारा हो जाएगा 4 क्लोरोटालवीन। ऐसे ही नाम दिया जाता है पूरी फिनॉल में से संरचना बेंजीन की होती है। अगर केवल इसे हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो अब समाप्त होता है आपका पूरा हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन चैप्टर्स। तो आई होप आप लोग पूरे क्लास में एंजॉय किए हों और आपको पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज और याद हो गया होगा मैक्सिमम। अब पूरा नहीं तो 70-80% तो याद हुआ होगा। एक बार और भी वीडियोस देख लीजिएगा जैसे जैसे आपका एग्जाम मतलब पास आएगा, फिर एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिएगा। पूरा आपका हेलो एल्किन्स का पूरा कट डाउन हमने एक चैप्टर कर लिया। इसी तरह अब हम आगे, अगर आप लोग का ऐसे सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहा तो हम आगे भी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी और आगे के भी लेक्चर्स हम फिनॉल सीथर 1 शॉट लाने कहेंगे। अगर आपको जिस चैप्टर का 1 शॉट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में एक बार जरूर लिखें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।